ऑल राइट एवरीवन, तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 11, थर्मो एंड थर्मोकेमिस्ट्री। दोनों पार्ट है इसमें, थर्मोडायनामिक्स एंड। तो हेडिंग डालिए आप लोग। तो इससे पहले कोई कंफ्यूजन हो कि डायनामिक्स लिखना है या केमिस्ट्री लिखना है, सिर्फ थर्मो लिख दो, ठीक है? हाँ जी, थर्मोडायनामिक्स इज जस्ट वन पार्ट ऑफ दिस होल करिकुलम। केमिस्ट्री का पार्ट भी है। अच्छी चीज ये है कि यहाँ थर्मो की थोड़ी चीजें सुने रहोगे तो तुम्हें फिजिक्स में थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वर्क, हीट, ये सब चीजों के बारे में पहले से थोड़ा जानते रहोगे। और अगर आप पहले फिजिक्स पढ़े होते तो मुझे थोड़ी एडवांटेज मिलती, मैं सीधा केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे जंप कर जाता। बट अभी मुझे दोनों पढ़ाना होगा, इसलिए थोड़ा बड़ा ये टॉपिक है, ठीक है? तो चलिए समझते हैं कि क्या करना है इस चैप्टर के अंदर। तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमें अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज पढ़ रहे हैं। किसी सिस्टम के अंदर कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं, और जैसा हमने पढ़ा है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते कैसे हैं उसको भी पढ़ेंगे। लिखो, थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ different forms of energy and their interconversions. Different forms of energy and their interconversion. वैसे अगर आप बोलोगे इसका बैकग्राउंड से, जो नाम का सिर्फ लिटरल मीनिंग ब्रेक डाउन करोगे तो आपको सिर्फ लगेगा हीट से रिलेटेड जो पोर्शन है उसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे, हीट की डायनामिक्स। थर्मो इज रिलेटेड विद द हीट एंड डायनामिक्स मीन्स मूवमेंट, तो वो है। लेकिन अभी थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव में हम चैप्टर को देखेंगे। तो अब आएगा कि भाई वो कौन से एनर्जी फॉर्म्स है, भाई किनकी बात करेंगे हम, कौन से एनर्जी फॉर्म्स है? एनर्जी फॉर्म्स कौन कौन से हैं? तो प्यारे बच्चों, उसमें सबसे पहला नाम आता है वर्क, दूसरा आता है हीट, तीसरा आता है इंटरनल एनर्जी। आप साथ के साथ नोट करते चलो। हीट मतलब Q, वर्क W से। इंटरनल एनर्जी के दो सिंबल होते हैं, U या फिर E। इस इंटरनल एनर्जी के अंदर ही वो पार्ट है पोटेंशियल एंड काइनेटिक्स। ओके, अभी हम बात कुछ और करने वाले हैं, इंटरनली देखने की कोशिश करेंगे। जैसे एक तो है कि समग्र भाग रहा है, बहुत तेज भाग रहा है, उसको कोई नेचुरल कॉल आई है, आसपास एमिनिटीज नहीं है तो बहुत तेज भाग रहा है, तो उसका क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। भाई स्पीड है तो हाफ mv²। और एक होता है कि मान लो मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है फिलहाल तो, लेकिन मान लो अगर ऐसे बैठ गया एंड आई स्टार्टेड लुकिंग इनवर्ड्स कि भाई तुम्हारे अंदर जो ये मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे तुम मिलके बने हो, उनकी हालत क्या है, उनमें कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है? तो इंटरनली अगर मैं देखना कोशिश करूं तो वो पार्ट है इंटरनल एनर्जी का। तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कितने तेज भाग रहे हो, उससे मतलब ही नहीं है आपके ऊपर। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू यू, आई विल लुक इनसाइड व्हाट इज गोइंग ऑन। सो दैट्स व्हाट आई मीन बाय सेइंग इंटरनल एनर्जी। ओके, ऑलराइट। सो वर्क हो गया, हीट हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे बड़ा ही नायाब सा टर्म है, इंथैल्पी। अब प्यारे बच्चों आपको बता दूं, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पहले तीन टर्म है ये आप थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में भी पढ़ोगे, फर्स्ट थ्री टर्म्स के बाद। इसके बाद की चीजें आप वहां नहीं पढ़ोगे, जैसे इंथैल्पी आप नहीं पढ़ोगे फिजिक्स में, ये कोर केमिस्ट्री का पोर्शन। गिब्स फ्री एनर्जी, हाँ जी, फ्री। दिस एनर्जी इज नॉट फ्री बट इट इज गिब्स फ्री एनर्जी। सिंबल G, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्टेनिटी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रोसेस किधर की तरफ जाएगा।
तो ये तो हो गए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड उनके इंटर कन्वर्जन के बारे में भी हम लोग समझेंगे। इसके अलावा अदर टर्म्स, अदर एनर्जी जो नहीं है वो कौन सा है, इंट्रोपी पढ़ेंगे, डिनोटेड बाई यूजुअली सिंबल एस। इतनी चीजें हम लोग थर्मो में पढ़ने वाले हैं, सारे नाम बता दिए, सिंबल बता दिए। ओके, अब ये सब चीज अगर स्टडी करना है तो मुझे कोई ना कोई पार्ट ऑफ यूनिवर्स कंसिडर करना पड़ेगा। सपोज मैंने मान लो समग्र पे ही स्टडी करना है, तो समग्र इज नाउ अ सिस्टम, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी इज कंसिडर्ड एज सिस्टम। समग्र के बाहर जितनी दुनिया है वो सब क्या है, सराउंडिंग। और समग्र और बाहर वाली दुनिया को इकट्ठे मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्स। इसके बाद कुछ तो बचता नहीं। और समग्र के जो स्किन है बाहर वाली, वो बाउंड्री की तरह काम कर रही है। इंटरनली क्या चल रहा है एंड बाहर की दुनिया से वो कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है। सो बाउंड्री सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग ना। चलो लिखना शुरू करो, सिस्टम के बारे में लिखो, व्हाट इज सिस्टम। तो अगर मैं ऐसे डायग्राम लिख, बड़ा टिपिकल रिप्रेजेंटेशन है कि मान लो ऐसे मैंने एक पार्ट कंसिडर कर लिया, ये सिस्टम, बाहर सराउंडिंग, और ये बीच वाला क्या है, बाउंड्री। ठीक है, देखो, सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी। नोटिस, सराउंडिंग, ये डायग्राम बना लेना। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप सिस्टम एंड सराउंडिंग इन दोनों को ऐड करते हो तो ये मिलके क्या बन जाता है, यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। बाउंड्री के बारे में लिखो, बाउंड्री क्या है, what is boundary guys, how will you define it? It's a real or imaginary interface which separates system from surrounding. Boundary, real or imaginary interface, real or imaginary interface which separates system from surrounding. ओके, अब जैसे यहां तक बात समझ में आ गया सभी को। अब जैसे मान लो मैं बोलूं कि इमेजिनरी क्यों बोला मैंने, तो जैसे मैंने ऐसा बोल दिया कि बेटा ये पूरे क्लासरूम के अंदर एक इमेजिन करो 1 लीटर का क्यूब, इमेजिन करना 1 लीटर का क्यूब, उसके अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो रियल कोई टच करके फील करने वाला बाउंड्री तो नहीं है, ऐसे चला जा रहा है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि एक थर्मो फ्लास्क ले लो पूरा क्लोज्ड, तो उसके आउटर बाउंड्री को आप टच कर सकते हो, यस देयर इज समथिंग रियल इज देयर। सो रियल एंड इमेजिनरी, वो बाउंड्री टच एंड फील से समझ में आ जाता है कि कहां पे है कहां पे नहीं। गॉट इट। तो अब हम समझते हैं कि सिस्टम कितने तरह के हो सकते हैं, कितने तरह के सिस्टम हो सकते हैं। तो ये बाउंड्री डिसाइड करता है, बाउंड्री कैसे है। अगर बाउंड्री ऐसा है जो थोड़ा ओपन है, मतलब इमेजिनरी बाउंड्री, तो क्या होगा, पार्टिकल अंदर से बाहर भी जा सकते हैं, बाहर से एनर्जी अंदर से बाहर भी जा सकती है, बाहर से, ऐसे पार्ट को क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम।
क्या? जहां से मास एंड एनर्जी दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल हो। लिखो टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम लिखो। पहला ओपन सिस्टम लिखो। ओपन सिस्टम लिख लिया आप लोगों ने? कौन सा सिस्टम ओपन सिस्टम होता है? फ्रॉम विच द एक्सचेंज ऑफ मास एज वेल एज एनर्जी बोथ आर पॉसिबल। फ्रॉम विच द एक्सचेंज ऑफ मास एज वेल एज एनर्जी बोथ आर पॉसिबल। गॉट इट? कर लिया सभी ने? ओके जी, इसके आगे करते हैं। क्लोज्ड सिस्टम। आपने अगर बाउंड्री रियल बना दी तो बताओ क्या पार्टिकल्स अंदर बाहर जा सकते हैं? फिर क्या होगा? एनर्जी अंदर बाहर। कौन सी एनर्जी? जैसे कभी कोई चीज गर्म हो, धीरे धीरे ठंडा पड़ गया, नहीं तो एनर्जी कहीं तो गई, बाहर गया, बिना पार्टिकल गए हुए। जैसे मान लो चाय गर्म लेकर के रख दो, 3 दिन तक पड़ा हुआ है, अब खोलोगे तो उतना गर्म तो नहीं होगा, ठंडा हो गया होगा। बोलो, एनर्जी तो निकल गई, मास तो कम नहीं हुआ ना, चाय तो कम नहीं हुआ। अगर 1 लीटर लिया था तो 1 लीटर ही। हाँ, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ठंडे चाय को बाहर जब एकदम खतरनाक वाली गर्मी पड़ रही हो, वहां रख दो तो रूम में रखा है उससे ज्यादा गर्म हो जाएगा वहां जाने के बाद। तो एनर्जी कैन एक्सचेंज बट मास कैन नॉट। सो सिस्टम फ्रॉम विच द एनर्जी एक्सचेंज कैन टेक्स प्लेस बट द एक्सचेंज ऑफ मास और पार्टिकल is not allowed. Exchange of mass got it? तीसरा पार्ट कौन सा बेटा? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिस्टम है जहां से ना तो मास ना तो एनर्जी, कुछ भी एक्सचेंज अलाउड। अब ये हाइपोथेटिकल वर्ड मैंने जानबूझ के ऐड किया क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो आइसोलेटेड हो। बताओ, आपको लगता है ऐसा कोई सिस्टम जो अगर जितना टेम्परेचर है उतना ही मेंटेन रह जाए लंबे टाइम, कुछ एक्सचेंज ही ना हो उससे? ऐसा पॉसिबल? क्योंकि आप वाइब्रेशनल मोशन को रोक नहीं सकते हो कभी। कितना अच्छे से अच्छा सॉलिड ले लिया, आप उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं वो जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो नहीं रोक सकते आप। और वाइब्रेट करेंगे तो आपको मालूम है इसके अंदर चार्ज पार्टिकल भी हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, चार्ज पार्टिकल है, तो उनके ऑक्सीलेशन की वजह से क्या होगा? चार्ज पार्टिकल के तो कांस्टेंट एनर्जी रेडिएट करेगा। अगर बाहर कुछ भी नहीं है तो भी एनर्जी रेडिएट करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था मैक्सवेल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, if charged particle accelerates then the energy is radiated in form of electromagnetic waves। तो बाहर कोई रहे जरूरी नहीं है, वैक्यूम में भी रख दोगे कोई चीज बहुत गर्म करके तो टाइम के साथ वो भी ठंडी पड़ जाएगी, अगर बाहर कुछ नहीं भी है तो, और कहीं से और उसको एनर्जी नहीं मिल रही है तो। डिड यू गेट इट? लेकिन हाइपोथेटिकली अगर मैं पूरे ब्रह्मांड को ही, पूरे यूनिवर्स को ही एक सिस्टम मान लूं तो उसके बाहर तो कुछ नहीं बचा, तो जो भी हो रहा है वो सब अंदर ही हो रहा है, तो बाहर जब कुछ है ही नहीं तो एक्सचेंज कुछ हो ही नहीं सकता। सो यूनिवर्स कैन बी कंसिडर्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। चलो ये तो हो गया, मतलब रियल केस में कोई ऐसा सिस्टम जो बड़ा नजदीक हो आइसोलेटेड के, तो थर्मोफ्लास्क फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। अभी लिया तुमने 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई पानी उसमें भर लिया, 10 मिनट बाद उसका हो सकता है 100 से 99 डिग्री रह जाए, बट कम से कम
99 पे बचा के रखेगा, तो बहुत कम डिसिपेट कर रहा है एनर्जी को। So thermoflask can be considered for a very short amount of time. समझ गए ना? शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही पॉसिबल है, वरना ऐसा पॉसिबल, लिखो, आइसोलेटेड सिस्टम do not allows exchange of mass and energy. कर लिया आपने? बोलिए। ओके, ग्रेट। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो सिस्टम आपने समझ लिया, ये सारे पार्ट समझ लिए हैं। अब समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या क्या हैं। तो भाई इन टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए कुछ तो पैरामीटर्स होंगे जिनका हम मार्किंग करेंगे कि ये पार्ट रहना चाहिए, फिर ऐसे ऐसे होना चाहिए। वो पैरामीटर्स कौन से हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये सारे उसके मार्कर्स हैं। तो इन्हीं से हम किसी सिस्टम का स्टेट डिफाइन करते हैं। जैसे बोलते हैं कि भाई मैंने एक आइडियल गैस लिया 2 मोल, एक डब्बे में लिया 2 लीटर वाले डब्बे में, उसका टेम्परेचर इतना था, प्रेशर इतना था। जब मैं ये सारी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं तो मैं बता रहा हूं कि मेरा सिस्टम कौन से स्टेट में है, अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में है कि खराब स्टेट ऑफ माइंड में। ये डिफाइन कर सकते हो उसको। लिखो, स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड बाय द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, अंडरलाइन कर लेना, स्टेट ऑफ अ सिस्टम is defined by state of a system is defined by, बोलिए, कैसे डिफाइन करते हैं? by specifying its thermodynamic variables, by specifying its thermodynamic variable like the pressure of the system, like pressure, temperature of the system, क्वांटिटी यानी मोल, मोल भी तो एक पैरामीटर है, इंटरनल एनर्जी एंड डॉट डॉट डॉट। तो जिन वेरिएबल का यूज करके आप स्टेट को डिफाइन करते हो उन्हीं वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। गॉट इट? सभी को समझ में आ गया? ओके, तो सर ये बताओ कि एनर्जी, आपने बताया था कि थर्मो में क्या करते हैं हम? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे एंड क्या पढ़ेंगे? इनके इंटरकन्वर्जन के बारे में। तो जब भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में बदलते हो तो सिस्टम के ये जो पैरामीटर्स हैं, ये जो मार्कर्स हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज बदलती। अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास एक कंटेनर है 10 लीटर का और टेम्परेचर 300 केल्विन है, 2 मोल गैस है और ऐसा सालों से पड़ा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो मतलब इसमें कोई इंटर कन्वर्जन हो ही नहीं रहा। टेम्परेचर 300 था, थोड़ी देर में 400 हो गया, मतलब कुछ तो हुआ यहां पे। ये हमारे लिए समझने के लिए ये काफी है कि ये कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं। कुछ चेंज ही ना हो तो स्टडी कैसा? तो ये जो थर्मोडायनेमिक स्टेट है या जो स्टेट ऑफ अ सिस्टम है, जब ये बदल रहा होता है, इसी को प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिखो, when a system undergoes change in state, when a system undergoes change in state, it is termed as process.
When a system undergoes change in state, it is termed as process. Okay? मतलब अगर कोई चेंज ही नहीं हुआ स्टेट में तो कोई प्रोसेस हुआ ही नहीं. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ऐसे चेंज लाने के लिए जो कुछ भी आप कहानियां इसके अंदर कर रहे हो, कितने तरह से एक सिस्टम के अंदर चेंज लाया जा सकता है, यानी इन अ वे कितने तरह के प्रोसेस पॉसिबल हैं. सो देयर आर इनफाइनाइट वेज बाय विच आई कैन चेंज द सिस्टम. सो देयर आर इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ प्रोसेस बाय विच आई कैन मेक चेंजेस इन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम. नोट करके लिखो. देयर आर इनफाइनाइट ways or process by which the state of a system can be changed. There are infinite ways by which what can be done, beta? State of a system can be, but out of them few defined process are as follows, and out of them few defined process are as follows. पहला isothermal process. So what is the meaning of isothermal process? ऐसा कोई भी प्रोसेस, ऐसा कोई भी चेंज जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ना बदले, उसको क्या बोलेंगे? लिखो. द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. इनिशियल फाइनल स्टेट का नहीं, थ्रू आउट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इज टर्म्ड एज isothermal process. अब अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं, तो जब भी फेज ट्रांजिशन होता है बेटा, अगर इसके एग्जांपल्स में समझाऊं, जब भी कोई फेज ट्रांजिशन होता है, जैसे आपने बोला कि मेरे पास 2 किलो आइस है और मैं इसमें थोड़ा थोड़ा हीट सप्लाई कर रहा हूं, तो आइस मेल्ट होना शुरू होगा. पहले तो आइस टेम्परेचर के लेवल पे, जैसे मान लो -20 डिग्री पे है, तो जब आप हीट सप्लाई करोगे तो धीरे धीरे -20 से -19, -18 टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा. लेकिन जैसे ही 0 पे आएगा, 0 इसका क्या है? मेल्टिंग. तो ये तुरंत लिक्विड में बदलेगा, और लिक्विड में जैसे ही बदलेगा, टेम्परेचर इसका 0 डिग्री सेल्सियस या 273, प्रेशर इसका 180. तो जैसे ही आप देना स्टार्ट करोगे इसको, आई मीन हीट, तो हीट तो दे रहे हो, चेंजेस तो आप लेके आ रहे हो, एनर्जी एक्सचेंजेस कर रहे हो आप, लेकिन क्या टेम्परेचर बदल रहा है? जब तक सारा का सारा आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 0 ही रहेगा, बदलेगा ही नहीं. तो ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन कभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो भी आप हीट दे रहे होते हो, वो मॉलिक्यूल्स को दूसरे मॉलिक्यूल से सेपरेट करने में, एनर्जी खत्म करने में चला जाता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने में खर्च हो जाता है. वो काइनेटिक एनर्जी को सब्सटैंशियल कोई इंक्रीज नहीं करा पाता है, इस वजह से टेम्परेचर चेंज नहीं होता. क्या समझ में आ रहा है? ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? या आपने याद है स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ.
जैसे मान लो मैं गैस ले लूं, और चारों तरफ यही आइस लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर दूं इसके चारों तरफ, और इसको चिपका के रखो, इसी के अंदर बंद करके रखो। फिर इसके अंदर कोई चेंजेस अगर मैं लेके आ रहा हूँ, प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, वॉल्यूम कम ज्यादा कर रहा हूँ, तो इस थ्रू आउट प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट रहने वाला है? टेम्परेचर। सराउंडिंग की तरफ से मैंने दे रखा है टेम्परेचर। ये सब चेंजेस कैसे हैं? आइसोथर्मल। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सॉलिड सल्फर को लिक्विड सल्फर में बदलना, या एलोट्रोपिक ट्रांजिशन, मतलब डायमंड को, ये भी कार्बन का एलोट्रोप है, इसको ग्रेफाइट में चेंज करना एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर प्रेशर, ये सारे कैसे हैं? आइसोथर्मल। ये भी सॉलिड होता है। ये ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन माय डियर, टेम्परेचर डज नॉट चेंज। लिखो एग्जांपल्स में, फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन, हाँ जी, रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन में मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस होते हैं, वो भी H2O है, वो भी H2O है। वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज है। अभी वो आइस था, अभी वो लिक्विड हो गया, या लिक्विड से वेपर में जाए तो वो भी फेज ट्रांजिशन ही है। कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट बन जाए तो स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं। डायमंड के अंदर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट के अंदर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है। ये भी जिस टेम्परेचर पे चेंज हो रहा होगा वो इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा। जब तक पूरा डायमंड ग्रेफाइट में नहीं बदल जाता तो नहीं बदल रहा है। उससे उससे वो लिक्विड आइस जो था ना, वो लिक्विड में बदल रहा है। समझ रहे हो? अब तुम लोग थोड़ा और रिलेट कर पाओगे कि आइस वगैरह थोड़ा कम कॉमन है। घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करना, थर्मोमीटर लेकर के आप ओपन कंटेनर में डिस्टिल्ड वाटर लेकर के, डिस्टिल्ड बोल रहा हूँ, जानबूझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि इम्प्योरिटी वाले जो पानी होते हैं उसमें मजा नहीं आएगा आपको। डिस्टिल्ड लोगे तो दिखेगा। खरीद लेना, मिलता है मार्केट में यार डिस्टिल्ड वाटर। लेके पैन में गर्म करना, ओपन करके थर्मोमीटर लगा के रखना। आप देखोगे कि शुरू में अगर मान लो रूम टेम्परेचर आपके घर के अंदर एसी अगर चल रहा है तो 20-22 डिग्री सेल्सियस के आसपास मान लो स्टार्टिंग है। आप इसको स्टोव, गैस स्टोव पे लगा दो। धीरे 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 यहाँ थर्मोमीटर देखोगे रीडिंग बढ़ेगी, 20 से 21, 22, 23, 24, 25 बढ़ता जाएगा। तो ये आइसोथर्मल चेंज नहीं है। लेकिन जैसे ही वो 100 पहुंचेगा ना, उसके बाद देखोगे अंदर से बबल्स निकल निकल के वेपर्स अच्छे खासे बनना, इवापोरेशन, वेपराइजेशन फिनोमेना स्टार्ट हो जाएगा। और मजे की चीज देखोगे, अब चाहे स्टोव कितना भी तेज कर दो, अगर ऊपर रखा है, मतलब एकदम टॉप सरफेस के नजदीक रखना है। इक्विलिब्रियम भी एक चीज होती है, इसको ध्यान रखना है। आप देखोगे टेम्परेचर बियॉन्ड 100 जा ही नहीं रहा है। मतलब जब तक सारा लिक्विड किसमें न वेपर में। तो फेज ट्रांजिशन जब भी हो रहा हो, टेम्परेचर में बदलाव नहीं होता है। वो चेंजेस कैसे हैं? आइसोथर्मल। ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल आपको देकर के समझाया। आगे बढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं इसमें, ठीक है? अगला देखते हैं, आइसोबेरिक। आइसोबारिक या आइसोबेरिक, जो बोल लो आप। बी पार्ट, क्या आपको याद है बार इज अ यूनिट ऑफ? तो इससे समझ में आ गया होगा। हाँ, द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। कितने लोग कहेंगे ये जो प्रोसेस था यहाँ पे, इट इज आइसोथर्मल एट द सेम टाइम आइसोबेरिक, क्योंकि प्रेशर भी हमने 1 atm कर रखा।
हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो, कई लोग के दिमाग में आ रहा है सर फेज का मतलब तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस होता है। ऐसा नहीं है बेटा। फेज ट्रांजिशन का मतलब स्ट्रक्चरल लेवल पे चेंज लाना होता है। फेज इज अ बिगर टर्म। जो तुम लोग बोल रहे हो वो स्टेट है। स्टेट तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फेज हजारों हो सकते हैं एक ट्रांजिशन ड्यूरेशन में, अगर कोई एक चीज तो अलग बात है कि यहाँ डायमंड से ग्रेफाइट दोनों सॉलिड सॉलिड है, तो स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। स्ट्रक्चरल चेंज करने से फेज बदल जाता है। तो डायमंड का स्ट्रक्चर अलग था, ग्रेफाइट का। ऐसे ही देखो, सिलिका जो है ना, SiO2, इसके तीन मेन क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलते हैं। क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट एंड ट्राइडाइमाइट, ये तीन स्ट्रक्चर हैं इसके। ये क्रिस्टल सभी का फॉर्मूला SiO2 ही होता है। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं, कोई केमिकल चेंज। लेकिन जब एक को दूसरे में चेंज करो, दूसरे को तीसरे में चेंज करोगे, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड ट्रांजिशन प्रेशर पे वो वैल्यूज फिक्स्ड हो जाएंगी। जब तक पूरी तरीके से क्वार्ट्ज क्रिस्टोबेलाइट में चेंज नहीं हो जाता, तब तक वो टेम्परेचर सेम रहेगा। तो ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर रिमेन्स एंड प्रेशर हैज टू बी कांस्टेंट एनीवे। तो आइसोबेरिक में तो एक तो ये खुद एग्जांपल है कि आइसोबेरिक है। दूसरा एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मान लो कि मैंने, ध्यान से समझना बेटा ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो ये मैंने गैस ले लिया, गैस से इजीली समझाया जा सकता है इसलिए मैं ले रहा हूं। और यहां मान लो मैंने ऊपर किसको बिठा रखा है बताओ? नहीं यार, ऐसे नहीं। ओके, जो भी बैठा हो, कहने का मतलब इसका मास क्या है, फिक्स हो गया। तो m फिक्स है तो mg फोर्स फिक्स हो गया। mg डिवाइडेड बाई जिस पे भी वो खड़ा है या बैठा हुआ है, उससे mg बाई a, यानी एरिया भी फिक्स। mg बाई a ही क्या है, प्रेशर। प्रेशर एक्सटर्नल क्या हो गया, फिक्स। अब इससे क्या होगा, धीरे धीरे नेचुरली डिपेंड करता है। अगर गैस का प्रेशर ज्यादा है तो इनको हवा में उड़ा देगा, और अगर इनका प्रेशर ज्यादा है तो ये धीरे धीरे गैस को कंप्रेस करेंगे। दोनों चीजें हो सकती हैं, एक्सपेंशन या कंप्रेशन। समझ गए बात? तो ये जो चेंज है जिसमें मैंने प्रेशर को ऊपर से एक कांस्टेंट कर रखा है, ये क्या है, आइसोबेरिक चेंज। कैसा है ये, आइसोबेरिक। समझ में आ गया? चाहो तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, वरना आइसोबेरिक अपने आप में इनफ टर्म है, यू कैन डू इट। P external is constant in this case. कर लिया बेटा सभी ने? ओके जी। सो मैंने आपको बताया आइसोथर्मल, आइसोबेरिक। अब आप बात करते हैं किसकी, आइसोकोरिक, CHORIC, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक कैसा प्रोसेस होता है? तो ये वर्ड का लेना देना वॉल्यूम से। आइसो मतलब सेम, कोरिक इज रिलेटेड विद वॉल्यूम। ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए उसको क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक। अच्छा, ये प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर बंद चैम्बर्स में हो, रिजिड चैम्बर्स में, ऐसा कोई ट्रांजिशन जो बंद चैम्बर में हो, वो आइसोकोरिक का एक एग्जांपल है। क्योंकि आपने बाहर स्पेस ही नहीं दिया कि वो एक्सपैंड या कंप्रेस हो सके।
रिजिड कंटेनर के अंदर होने वाले प्रोसेस क्या है? आइसोकोरिक। एग्जाम्पल लिख लो। प्रोसेस मोस्टली टेकिंग प्लेस अंडर रिजिड कंटेनर will be termed as isochoric process. So थर्मल मैंने समझा दिया, बारीक समझा दिया, कोरिक समझा दिया। अगला लिखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। कुछ बोला आपको? कुछ सुनाई नहीं दिया? एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। हाँ जी, एडियाबैटिक, एडियाबेटिक, व्हाटएवर यू से। एडियाबैटिक ये कैसा प्रोसेस है भाई? ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एक्सचेंज अलाउड ना हो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। कभी वर्ड आता है एडियाबैटिक वॉल इज देयर, मीन्स दैट वॉल विल नॉट अलाउ एनर्जी एक्सचेंज। या थर्मोफ्लास्क, शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, एडियाबैटिक। एक होता है डाइथर्मल वॉल। डाइथर्मल वॉल, जाओ जितना जाना है एनर्जी, जाओ इधर से इधर जाओ, जल्दी जल्दी, एनर्जी एनर्जी, बस एनर्जी, दोनों तरफ जाना ना लगा रहे। सो डाइथर्मिक वॉल का मतलब होता है ऐसे वॉल जो बड़े आराम से एनर्जी एक्सचेंज को अलाउ करें, और एडियाबैटिक का मतलब जो एनर्जी एक्सचेंज को अलाउ ना करे। लिखो, द प्रोसेस इन विच हीट एक्सचेंज इज नॉट अलाउड, हीट एक्सचेंज इज नॉट अलाउड। दैट इज, क्या जीरो हो जाए उस प्रोसेस के लिए? Q वैल्यू बिकम्स जीरो। Q क्या हो जाए बेटा? जीरो। हाँ, अरे रुक जाओ, अभी आज बात करते हैं। अभी हीट के बारे में बताया नहीं है ना? क्या बोल रहे पता है कि Q वैल्यू मैंने लिखा जीरो, तो ये बोल रहा है सर Q कांस्टेंट हो जाए तो, क्योंकि Q आ नहीं रहा है और जा नहीं रहा है, तो जिसके पास जितना Q है वो मेंटेन हो गया। तो आगे मैं समझाता हूँ इस Q के बारे में, मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी रुक जाओ तुम लोग, थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करते। हीट Q वैल्यू, गॉट इट? सभी को क्लियर है? बहुत अच्छी बात है बेटा। अब देखो, ये जितने भी मैंने आपको प्रोसेस अभी तक समझाए हैं, ये बड़े फेमस है। एग्जाम में सिर्फ नाम आ जाएगा आइसोथर्मल, बाकी कहानी कुछ नहीं देगा, आप अपने से समझते रहो। बाकी और भी प्रोसेस होते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, बट वो डिफाइन करेगा आपको। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ही ऐसा है जो इनफाइनाइटली मेनी वेज से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो वो भी हम समझेंगे क्या होता है, लेकिन इससे पहले समझते हैं कि जो प्रोसेस है इसको इनफाइनाइटली मेनी वे से तो लेके जा सकता है, लेकिन अगर हम जिस तरीके से प्रोसेस को कैरी किया जा रहा है उसमें मैकेनिकल मोशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, तो दो तरह से कैटेगराइजेशन होता है प्रोसेस का। एक है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो हेडिंग डालो बिल्कुल अलग सा, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस।
रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं। आओ इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब यहां से कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो इसके बाद एप्लीकेशन शुरू है। ये ऑलमोस्ट हम थियरी एंड करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है ये दोनों चीजें, उससे पहले कि मैं ये समझाऊं, पहले आप ये समझ लो क्या होता है रिवर्सिबल चेंज। तो उसके लिए मैं एक काम कर रहा हूं, सुनो ध्यान से, ये बड़ा वाइड टर्म है, मैं तो बस हल्के में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो मैंने एक कंटेनर लिया है एंड इसके अंदर कोई आइडियल गैस भर रखी है, से फॉर एग्जांपल आपने ऑक्सीजन ले रखा है, सर्टेन मोल्स ऑफ आइडियल गैस। सो नेचुरली अगर आइडियल गैस, अच्छा मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना हो, इसको कांस्टेंट टी नॉट लिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब कौन सा प्रोसेस, आइसो आइसोथर्मल। अच्छा और एक चीज समझाता हूं ना, ये तो समझना ही है, ये जो प्रॉपर्टीज हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दो खास करके, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये डिफाइंड ही तभी होंगे जब होमोजेनिटी अटेन हो गया होगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया होगा। मतलब समझना, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। टेम्परेचर एंड प्रेशर टर्म्स आर डिफाइंड ओनली व्हेन होमोजेनिटी इज अटेन, इक्विलिब्रियम इज अटेन। कहने का मतलब ऐसे समझो, जैसे मान लो एक एम्प्टी चैम्बर था और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ड्रिल करके थोड़ा सा ओपनिंग दिया एंड यहां से बहुत हाई प्रेशर में मैं गैस को भेज रहा हूं। तो नेचुरल सी बात, अगर मॉलिक्यूलर मोशन देखोगे तो स्टार्टिंग में गैसेस सिर्फ यहीं रहेंगे, तो यहां का प्रेशर बड़ा हाई रहेगा, लेकिन यहां प्रेशर जीरो। मैं पूछूं व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस, यू विल से नॉट डिफाइंड। क्योंकि गैस का प्रेशर डिफाइन करने के लिए पूरे डब्बे में यूनिफॉर्मिटी आनी जरूरी है, वरना कोई मतलब नहीं है। फिर वो गैस का प्रेशर नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट का प्रेशर है, गैस का कोई प्रेशर ही नहीं है। अगर वो होमोजेनिटी अटेन, तो आपने भर दिया, इसको हटा दिया, थोड़ी देर के बाद ये चारों तरफ टकरा टकरा करके थोड़े टाइम के बाद ये होमोजेनिटी अटेन कर लेते, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते, फास्ट मूवमेंट होता है ना। गैसियस मॉलिक्यूल्स का मैंने एक क्वेश्चन दिया तुम लोग को, स्पीड निकालना, अगर आपने निकाला होगा 300-400 मीटर एक सेकंड में ट्रेवल करते हैं, तो 300-400 मीटर अगर एक सेकंड में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कितना जल्दी ये होमोजेनिटी अटेन करेंगे। तुरंत यहां टकराया, इधर फिर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, तो जितना इस साइड में कोलिजन्स हो रहे हैं उतना ही पर सेकंड, इधर उतना ही पर सेकंड, बल्क प्रॉपर्टी। और टेम्परेचर का भी मतलब यही है, ये नहीं कि इस कोने सर थोड़ा टेम्परेचर T1 है, इधर कोने में T2 है, ये बीच में T3 है, कोई मतलब ही नहीं है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, नॉट डिफाइंड। सो टेम्परेचर एंड प्रेशर, these two terms will be defined only and only when homogeneity and equilibrium is attained। ये बात लिखो आप, temperature and pressure terms will be defined only and only if the homogeneity, खास करके इसकी बात कर रहा हूं मैं, गैस की बात कर रहा हूं, temperature and pressure is only defined when homogeneity or equilibrium is attained। कर लिया आप लोगों ने, ये बात लिख लिया, ओके वेरी गुड। अब आओ समझते हैं, यहां पे कहानी समझते हैं। अब आइडियल गैस है बेटा, तो नेचुरल सी बात है यार, इधर गैस का प्रेशर होगा अपना, प्रेशर ड्यू टू गैस, जी का मतलब क्या है यहाँ पे गैस, और प्रेशर ड्यू टू गैस आप निकाल सकते हो, एनआरटी भाई, जो भी वॉल्यूम है उसके साथ।
अगर आप चाहते हो कि ये जो पिस्टन है मूवेबल पिस्टन है, ये मूवेबल पिस्टन, अगर आप चाहते हो कि ये जो पिस्टन है मूवेबल पिस्टन ये इस जगह रुका रहे, तो कितने लोग कह रहे हैं ऊपर से भी। अच्छा लाइट मैंने ले रखा है बहुत हल्का सा, मतलब इसका मास नियरली 0 मान लो, इतना हल्का ले रखा है। अरे हाइपोथेटिकल यार, बहुत पतली सी ले रखी। तो कितने लोग कह रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए मुझे ऊपर से भी उतना ही प्रेशर देना पड़ेगा। और प्रेशर हमें पता है क्या होता है जी, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये फोर्स डालने के लिए क्या मैं मास निकाल लूं mg भाई, ये तो हमें पता है कि भाई अगर इसको इससे बराबर करना है तो ये वैल्यू पता है m इंटू जी भाई है, तो मैं यहां पे रखूंगा। अच्छा आपको समझाने के लिए मैं अभी सैंड ले रहा हूं, सैंड पार्टिकल्स कंस्ट्रक्शन में जो यूज होता है, बालू जिसको बोलते हैं, वही ले रहा हूं मैं, सैंड पार्टिकल्स। ओके, तो सैंड पार्टिकल ले रहा हूं, तो नेचुरली जैसे मान लो मैंने इतना ले रखा है दैट इट इज इक्विवेलेंट टू 10, मान लो कुछ 10 किलो ले रखा है मैंने, 10 kg सैंड पार्टिकल। अब मेरा फाइनल एम है, और यहां पे मैं वॉल्यूम बोल ले रहा हूं कि बेटा ये V था या V0 है। अब मेरा एम है कि मैं चाहता हूं ना कि यहां से यहां पहुंच जाऊं, मैं चाहता हूं वॉल्यूम डबल कर ले, थोड़ा प्रैक्टिकल लेके चलेंगे मजा आएगा। मान लो 1 लीटर था, मैं चाहता हूं ये 10 लीटर हो जाए, और ये प्रेशर ऑफ द गैस इनिशियल जो वैल्यू था, मान लो ये 10 ATM था। तो यहां से मैं चाहता हूं कि फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाए, V फाइनल 10 लीटर हो जाए। और क्योंकि आपको पता है ये आइसोथर्मल चेंज है, तो P1 V1 इज इक्वल टू आइडियल गैस के केस में, बोलो ना बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे P1 कितना है बेटा, 10 इंटू V1 इज इक्वल टू ये 10, तो प्रेशर कितना, तो इसका फाइनल प्रेशर कितना होगा। तो अगर 10 किलोग्राम सैंड इज इक्विवेलेंट टू 10 ATM प्रेशर, प्रोपोर्शनैलिटी से 1 किलोग्राम ऊपर बचना चाहिए, इतना ही बचा। अरे वो हमने निकाला है। अरे कहां चला किसी अरे यार कैसी बात कर, सो फनी। तो देख यहां पहुंच गए हम लोग, इसके अंदर आइडियल गैस था। अब इसको ग्राफिकली थोड़ा समझते हैं, इस चेंज को आइसोथर्मल ग्राफ बनाना है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। क्या हो रहा है बेटा, एक्सपेंशन या कंप्रेशन। तो ये इनिशियल पॉइंट था, प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर बहुत हाई वॉल्यूम बहुत कम। ये 1 लीटर, ये 10 ATM। और बाद में कहानी क्या हो गया, कहीं यहां पहुंच गया, ये 10 लीटर और ये प्रेशर। तो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट का तो कहानी है। अब ये जो इनकी जर्नी है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहां से यहां कैसे पहुंचेगा। तो ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। मेरे पास बहुत पेशेंस है, बहुत टाइम है, तो मैं क्या करूंगा, आराम से बैठ जाऊंगा, एक ऐसा आई मीन इंस्ट्रूमेंट लूंगा जिससे मैं एक एक सैंड पार्टिकल, टाइम ही टाइम, अपने पास कुछ काम ही नहीं है, वेले बैठे, एक एक सैंड पार्टिकल हटाऊंगा आराम से। एक हटाया, तो जैसे एक सैंड पार्टिकल हटा रहा हूं तो मतलब उसका नेग्लिजिबल मास है, तो ऊपर जो प्रेशर था वो नेग्लिजिबली थोड़ा सा कम हो गया। अच्छा यानी ऊपर का प्रेशर कम हो गया, तो ये हल्का सा ऊपर जाए, नेग्लिजिबल। लेकिन ये नेग्लिजिबल 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 धीरे धीरे कंसिडरेबल हो गया।
जब मैंने 2-4 साल तक निकालते चले गए, तो 4 साल में तो पहुंच ही जाएंगे यहाँ तक। एक एक सैंड निकाल रहे हैं आराम आराम से। ये जो प्रोसेस है ना, यही रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि आपने सिस्टम में हर मोमेंट पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखा है। एक पार्टिकल हटा रहे हो, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, लेकिन हल्का सा चेंज है। ऊपर का प्रेशर 10 atm माइनस डीपी हो गया, जिसके वजह से नीचे ये वॉल्यूम V प्लस डीवी हो गया। और जहां पे डीपी एंड डीवी इतने कम है, सैंड पार्टिकल के मास से समझ सकते हो, एक पार्टिकल क्या मास है। तो जब ऐसा करोगे तो हर मोमेंट पे प्रेशर डिफाइन होगा, और धीरे धीरे अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट करते 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 यहां, अब इसको ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा, दिस कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ रहे हो, ये जो ऐसे बना लेते हो, इसका मतलब है बड़े आराम आराम से कर रहे हो तो ऐसा आएगा। हाँ, बहुत स्लो, एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस, एक्सट्रीमली स्लो। मतलब ये बताओ, दुनिया में जो प्रोसेस हो रहे होंगे ज्यादातर रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। क्या कहता हूँ, तुम्हारे पास इतना पेशेंस है क्या कि मैं बोलूं समग्र एक काम करो, 1 किलो ऊपर रखना है, क्या करोगे? या 9 किलो निकालना है, चलो मुट्ठी मुट्ठी भर निकाल निकाल के फेंक दिया इधर उधर। टाइम है क्या इतना? हाँ, तो कहने का मतलब दुनिया में ज्यादातर प्रोसेस इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबिलिटी इज एन आइडियल एजम्पशन। जैसे दुनिया में कोई गैस आइडियल नहीं होता है, सारी गैसेस रियल है। आइडियल, आइडियलिज्म इज एन एजम्पशन, हाइपोथेसिस, ऐसा होना चाहिए। ओके, जैसे मैं एज्यूम करता हूँ मेरे आइडियल स्टूडेंट ऐसे होने चाहिए। तुम लोग हो क्या? नहीं, तुम लोग क्या? रियल स्टूडेंट। टू मच डिविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। हाँ, बोलूंगा क्लास अटेंटिव होकर के रहना है तो अंगड़ाई लोगे, ऐसे तोड़ोगे, मुंह बनाओगे 10 तरह का, ऐसे कर रहे हो, ये सब क्या है? दीज आर डिविएशन। यहीं सो जाओगे, दीज आर डिविएशन। पूरा फोकस्ड रहना है, फालतू की चीजें नहीं खानी है, ये सब वो नीचे जाके वो ना, लेकिन जरूर नीचे जाओ तो जैसे मेरे को देखो छुपा लो यार, ये सर ने देख लिया आज तो क्लास। So you guys are real students, okay? I am talking about the ideal students. All right. So ये मैं बता रहा था आपको, धीरे 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 जब चेंज करते हो तो ये कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? रिवर्सिबल। सडन चेंज कर दो तो इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल इसलिए क्योंकि सर अब तो गैस का प्रेशर ही डिफाइन नहीं है, क्योंकि आपने ऊपर से एकदम से 9 किलो हटा लिया एक ही स्टेप में। इरिवर्सिबल। अभी तुम्हारे हाथ थोड़े छोटे हैं, मान लो मैं शिवांश को बोल दूं 9 किलो एक बार में निकाल लिया उसने, तो ये 1 स्टेप का हो गया। तुम्हें अगर बोल दूं तो हो सकता है तुम 5 स्टेप में करो, 9 स्टेप में कर दो, किलो किलो का निकाल लो आराम आराम से। ठीक है, तो 9 स्टेप नहीं, 1 स्टेप इरिवर्सिबल चेंज की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपने ऑल ऑफ सडन पूरे 9 के 9 किलो हटा दिए, पार्टिकल बाई पार्टिकल नहीं जा रहे हो, तो अब ये जो प्रेशर है वो गैस का डिफाइंड नहीं हो पाएगा, लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर का डिफाइंड रहेगा। एक्सटर्नल प्रेशर डिफाइंड रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नली तो आपने 1 किलो बालू रखा है ऊपर में, तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा? अगर आपने सडन चेंज कर दिए, सडन चेंज कहने का मतलब इसी मोमेंट पे जब वॉल्यूम में 1 लीटर ही था, आपने 9 किलो उड़ा दिए और यहीं पे 1 किलो ही रहने दिया, तो इस मोमेंट से अफरा तफरी मच जाएगा, क्योंकि नीचे का प्रेशर कितना? 10 एटीएम, ऊपर का प्रेशर 1 एटीएम, धक्का दे करके इसको ऊपर लेके जाएगा आराम से। नहीं, 9 एटीएम का डिफरेंस है। तो बहुत फास्ट, जब बहुत फास्ट मूवमेंट होने लग जाए, एक्सेलरेटेड मूवमेंट होने लग जाए, तो इनको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हर मोमेंट पे ये सेटल हो पाए गैसेस। इसलिए गैस का हर मोमेंट का प्रेशर डिफाइन, लेकिन कितने लोग कह रहे हैं एक्सटर्नल तो डिफाइंड होगा सर, क्योंकि उसके लिए तो मुझे मास चाहिए mg पर यूनिट एरिया, mg भी प्रॉपर है, पर यूनिट एरिया भी है। तो कहोगे सर यहां एक्सटर्नल डिफाइन था क्या? हाँ था ना, जितना इंटरनल उतना ही एक्सटर्नल, क्योंकि यहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करके चल रहे थे।
डीपी डीपी कम कर रहे थे। अब ये मत बोल देना सर, सर ऊपर वाला तो P माइनस डीपी है, नीचे तो थोड़ा सा, तो डीपी इज नेग्लिजिबल, दैट्स व्हाई दिस इज, ये केस है इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो यहां से आराम आराम से के बजाय अब थोड़ी देर बाद कहानी, मतलब ये अपने पूरे जर्नी में यहां से यहां तक आने में हर टाइम पे ये 1 किलो ही रहा, यानी जो प्रेशर था वो एक्सटर्नल प्रेशर वो 1 एटीएम ही था, जो बाहर वाला प्रेशर था वो 1 एटीएम मेंटेन था। तो इस ग्राफ को कैसे दिखाएंगे, इसको ऐसे दिखाएंगे कि बोलेंगे भाई इसके केस में ना इनिशियल पॉइंट डिफाइंड, फाइनल पॉइंट डिफाइंड, इनकी जर्नी में अगर मैं P एक्सटर्नल लिखूं तो अच्छा है, यहां लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि जो P है वही P, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है, यहां लिखना पड़ेगा क्योंकि इंटरनल गैस का प्रेशर डिफाइंड नॉन होमोजेनिटी इज देयर, दैट्स व्हाई। तो ये क्या होगा, सडन ड्रॉप हुआ प्रेशर यहां से उसी वॉल्यूम पे, 1 लीटर जब ये था उसी टाइम में प्रेशर मोमेंट पहले 10 किलो के बराबर यानी 10 एटीएम और मोमेंट बाद 1 एटीएम हो गया, सडन ड्रॉप हो जाएगा प्रेशर और पूरा यहां से लेके यहां तक वॉल्यूम बढ़ रहा है बट प्रेशर 1 एटीएम ही मेंटेन रह रहा है। ये 1 लीटर था बेटा, ये 10 लीटर। कहोगे सर क्या फर्क आएगा, तो एक तो सीधा सीधा तुम्हें अगर मैं बोलूं कि एरिया ऑफ द कर्व, फर्क आएगा क्या, इधर का एरिया बहुत ज्यादा, इधर का एरिया कम, ये एरिया कुछ और नहीं बल्कि वर्क डन होता है। अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा ये वर्क डन कैसे होता है। एरिया इन द ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम गिव्स अस वर्क, तो वर्क का मैग्नीट्यूड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में ज्यादा होगा या रिवर्सिबल एक्सपेंशन में ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इज मोर इन केस ऑफ रिवर्सिबल एक्सपेंशन। हर बार नहीं बोलोगे कि रिवर्सिबल विल ऑलवेज बी ग्रेटर, अभी कंप्रेशन करके देखते हैं। ये मैंने कौन सा लिखा आपको, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, सभी को समझ में आया। चलो अच्छा, ये बड़ा एक यूनिक केस लिया था मैंने सिर्फ एक चीज बदलने दिया, क्या, प्रेशर, वॉल्यूम चेंज के साथ प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। इस केस में मैंने क्या इंश्योर किया कि जो नेट, जो हमारा पिस्टन था जो मूव कर रहा था, एक्सटर्नल भी उसी पे फोर्स लगा रहा है, इंटरनली भी उसी पिस्टन पे ही फोर्स लगा रहा है, तो जो भी वर्क हो रहा है वो पिस्टन, मूवेबल पिस्टन पे हो रहा है, हो रहा है ना, मूवेबल पिस्टन पे। मतलब नेट फोर्स मैंने इस पे 0 रखा जब रिवर्सिबल जा रहे थे। तो क्या आपको पता है इक्विलिब्रियम का कंडीशन कि व्हेन नेट फोर्स इज 0 एंड नेट टॉर्क इज 0। पढ़ना शुरू कर दिया तुम लोगों ने, रोटेशन आएगा आगे तो देखोगे। नेट फोर्स नेट टॉर्क 0 हो जाए तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं दैट इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स 0 वाला तो सुना होगा, स्टैटिक। तो thermodynamic equilibrium is a much wider term. It consists of 3 types of equilibrium: mechanical, thermal and chemical। तीनों तरह का इक्विलिब्रियम होना चाहिए। मैकेनिकल वाला ही एस्पेक्ट मैंने अभी आपको सिखाया है सिर्फ। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब देयर शुड नॉट बी द गैप ऑफ टेम्परेचर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग टू मच, कि वो एक तरफ से दूसरे तरफ एकदम सडन हीट आने लग जाए, ऐसा भी नहीं करना। जो भी चेंजेस हो बहुत कम कम हो, मोमेंट बाय मोमेंट थोड़े थोड़े चेंजेस जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम है। सो व्हाट इज एन रिवर्सिबल प्रोसेस? अ प्रोसेस इन विच thermodynamic equilibrium is maintained at each and every instant. These processes are very slow process, takes infinite time to complete। समझ गए, लिखना शुरू करो इसके बारे में। रिवर्सिबल प्रोसेस,
नहीं, तुम स्टडी क्या करना चाह रहे हो? मैं तो यहाँ एनर्जी चेंजेस एंड इन सबको स्टडी, तुम्हारा क्या मन है स्टडी करना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेंटल केस हो उसमें बारे में सोचना है? क्या बोल रहे पता है, कह रहे सर एक कागज को मैं धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में काटू, ऐसा कौन करना चाहेगा? क्या चेंज तुम स्टडी करना चाहते हो ये बताओ। इक्विलिब्रियम तो ठीक है, मैं बाद में बात करूंगा इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, लेकिन क्या स्टडी करना चाह रहे हो? हियर आई वांट टू स्टडी अबाउट वर्क, आई वांट टू स्टडी अबाउट द एनर्जी चेंजेस। रिवर्सिबिलिटी, ये कोई चेक करने की चीज है? इट इज वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। यस, वट एवर यू आर डूइंग, इफ यू आर पार्टिकल पार्टिकल निकाल रहे हो उसमें से, तो यू आर डूइंग इट रिवर्सिबली। ठीक है, चलो बेटा, ये सब मजाक मत करो यार तुम बस। ठीक हो गया, लिख लिया आपने? अ प्रोसेस इन विच thermodynamic equilibrium is maintained at each and every instant. Okay, guys, noted? So, reversible process is that when thermodynamic equilibrium is maintained at each and every moment of the process. नीचे लिखो, what is the meaning of thermodynamic equilibrium? Thermodynamic equilibrium consists of three equilibrium. कौन से three equilibrium? पहला mechanical equilibrium. Thermodynamic equilibrium consists of three equilibrium. पहला मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ब्रैकेट में लिखो उसके, व्हेन नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क इज जीरो। नेट फोर्स नेट टॉर्क मतलब कोई प्रेशर ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो, अगर है तो ऊपर और नीचे दोनों का प्रेशर। नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क, टॉर्क TORQUE, नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क आर जीरो। ओके, ये कौन सा था? मैकेनिकल। नेक्स्ट लिखो, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन डेल्टा टी इज जीरो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब कोई चेंज ना हो। डेल्टा टी इज जीरो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट ईच एंड एवरी मोमेंट, इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अरे इसका गलत मतलब तो नहीं निकालते ना तुम लोग कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज 30 डिग्री पे है तो वो हमेशा 30 पे ही रह जाए, तो इसका मतलब तो ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, क्योंकि प्रेशर पहले 10 था, 180 हो। जब आप चेंज इतना ग्रेजुअल करो कि एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर लगभग बराबर रहे हर समय, तो वैसे ही इंटरनल एक्सटर्नल टेम्परेचर बराबर होने चाहिए। वो ग्रेजुअली एक बढ़ रहा है तो दूसरे को भी बढ़ाना है, ग्रेजुअली सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो डेल्टा टी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। यहाँ डेल्टा टी का मतलब क्या है? सिस्टम एंड सराउंडिंग या एक्सटर्नल एंड इंटरनल टेम्परेचर। ओके, वहां लिख लेना, ये बात स्पेसिफाई कर लेना। देयर शुड नॉट बी considerable gap of temperature between system and surrounding during process. Considerable gap between system and surrounding during the process. Noted? अगला लिखिए, अगला पॉइंट कौन सा? कौन सा बेटा? हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखो ये अपने आप में एक चैप्टर ही है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, आगे आकर के आएगा।
थर्मो के बाद पढ़ाऊंगा मैं केमिकल इक्विलिब्रियम। उसका भी पॉइंट लिख लेते हैं, समझेंगे बाद में, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम is attained when rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. A chemical equilibrium is attained when rate of forward reaction becomes equal to rate of backward. थोड़ा सा समझाता हूं, देखो जैसे मान लो A plus 2B रिएक्ट करके C बना रहे हैं एंड 2D बना रहे हैं, मान लो 3D बना रहे हैं, तो ये आगे जा रहा है लेकिन ये रिवर्सिबल है, मतलब ये रिएक्ट करके पीछे भी आ रहा है। तो जो आगे जाने वाला रेट है उसको RF बोलते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड, और पीछे आने वाले को रेट ऑफ बैकवर्ड। तो मैं बोल रहा हूं केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन होने का मतलब RF बिकम इक्वल टू, इसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम इज अटेन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। उसको मैप करके दिखा लेना, बस इतना ही। डिटेल में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल। A chemical equilibrium means rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward. सबको समझ में आ गया? बोलिए बच्चों। अब उसके नीचे हेडिंग डालो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। कौन सा एक्सपेंशन था? आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। लिखो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। आइसोथर्मल बोल रहा हूं, मतलब टेम्परेचर सेम था ना, तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। तो ये पूरी कहानी लिख लो, इसको अपने वर्डिंग्स में एक्सप्लेन करो। ये इनिशियल और ये क्या है हमारा फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को प्रेशर 10 atm से वॉल्यूम 1 लीटर से कहां जाना है, मुझे ये चेंज करने हैं। प्रेशर 1 atm एंड वॉल्यूम 10 लीटर करने हैं। ऑफ कोर्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये चेंज दो तरीके से किए जा सकते हैं, इस तरीके से और इस तरीके से, जो अभी आपके सामने दिखाया था। ये दोनों चेंज ये दो तरीके से किए जा सकते हैं, एक है रिवर्सिबली और दूसरा इरिवर्सिबली। तो ये दोनों कहानी लिख के ग्राफ बनाओ और लास्ट में कंक्लूजन में लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज मोर एज कंपेयर टू। पहले अच्छे से डायग्राम बनाओ, पूरी कहानी लिखो। कर लिया सभी ने?
This is a reversible process and this is the graph of reversible expansion. ऊपर इसको डिनोट कर लेना अगर तुम लोग अलग अलग लिख रहे हो तो। ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन और ये इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। जब कोई चीज इक्विलिब्रियम पे मेंटेन है तो यू कैन डू ईदर वे ना। आप एक सैंड पार्टिकल वापस रख दो तो पुराना चीज अटेन हो जाएगा। अच्छा वो बोल रहे हो, अभी देखते हैं, समझते हैं इस चीज को। फिलहाल हमारा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का मीनिंग ये जो मैंने आपको समझाया, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, आते हैं अभी उस पॉइंट पे भी आते हैं। नहीं इसको नहीं मिटाऊंगा, नहीं मिट गया क्या? मैं थोड़ा सा लो, ये लिख लेना क्योंकि इसमें क्या पता चल रहा है यार, इसमें इसको देख करके कोई पता चल रहा है? आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि वी आर रिमूविंग सैंड पार्टिकल्स 1 by 1 और यहाँ लिखना पड़ेगा समग्र हैज रिमूव्ड ऑल 9 kgs ऑफ सैंड एट वंस। यहां से यहां आपने एट वंस कर दिया है। अभी वॉल्यूम 1 लीटर है, अब वॉल्यूम 10 लीटर हो गया। बदमाशी कर रहा है बेसिकली ये इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का ग्राफ है। किसमें? इस केस में भाई टेम्परेचर जो बाहर का है वही अंदर का है, तो थर्मल भी है, मैकेनिकल भी है। केमिकल रिएक्शन हो नहीं रहा है तो केमिकल इक्विलिब्रियम का बात ही नहीं करेंगे। केमिकल रिएक्शन हो तो केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है, तो इसलिए प्रोसेस रिवर्सिबल है। गॉट इट बेटा? यहां तक सबको क्लियर है? वेरी गुड। हाँ नोट करके लिखो तो, एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व, एरिया अंडर, अपने हिसाब से जगह छोड़ दो ना जितने में बनेगा, उसके आगे नोट, मुझे मत रोको, तुम लोग अपना स्पीड बढ़ाओ। एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व ऑन वॉल्यूम एक्सिस, ये एरिया की मैं बात कर रहा हूं। ये एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व ऑन वॉल्यूम एक्सिस will give, what will it give? Work done. Area under pressure volume curve on volume axis will give work done. तो क्लियरली इन दोनों को देख के आपको समझ में आ रहा होगा ये एरिया इतना पोर्शन इसका ज्यादा है, बाकी तो ये ठीक ही था। तो इसका एरिया ज्यादा है मतलब वर्क डन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, लिख लेना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन in case of reversible isothermal expansion will be more. Work done in case of reversible isothermal expansion will be more. कर लिया बेटा सभी ने नोट? ओके, गॉट इट? यहां तक सबको समझ में आ गया? अब थोड़ा इंटरेस्टिंगली अगला टॉपिक लिखते हैं इसी में,
reversible and irreversible compression of ideal gas, reversible and irreversible isothermal compression, reversible and irreversible isothermal compression of an ideal gas. कंप्रेस करना है बट आइसोथर्मल ही रखना है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, कितने लोग कहेंगे सर अब ये कहानी बस उल्टा हो जाएगा कि ये इनिशियल स्टेट हो जाएगा और ये, यानी अब आपको यहां से यहां आना है, इसमें आपको यहां से यहां पहुंचना है। अब मैं चाहूंगा इनके ग्राफ बनाओ और एरिया देख करके बताओ किस केस में वर्क डन ज्यादा होगा। चलो बनाओ, एक मैंने सिखाया ना इतना प्यार से, दूसरा अपने से करो। सिंगल स्टेट इरिवर्सिबल करना, एक ही बार में 9 किलो ऐड कर देना, ठीक है। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आने वाला है शिवांश, हाँ जो भी है। तो समझ में आ गया ना, फर्क पड़ जाता है। प्यारे बच्चों, कर लिया आप लोगों ने? 2 मिनट। बनाया बेटा? अच्छा, अभी कितने लोग कह रहे हैं सर जब पार्टिकल बाई पार्टिकल ऐड करोगे तो कहानी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। भाई ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, धीरे 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 जाएगा तो कहानी तो ऐसे ही हो जाएगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। एरो पहले इधर से इधर जा रहे थे, अब इधर से बनेगा तो सेम ही ग्राफ ना, तो एरिया तो इसका सेम होगा। बोलो। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में आप देखो एक्सपेंशन कर रहे हो या कंप्रेशन कर रहे हो, ये वर्क डन का मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, बदल नहीं रहा है। मजे की बात देखते हैं यहाँ पे, मान लो ये यहां पहुंचे थे तुम 1 किलो, तुमको क्या करना है, यहां आना है, यहां 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 नहीं आना है, यहां नहीं आना, कहां आना है तुम्हें, इस जगह पे। अब सडन 9 किलो डाल दो यहीं पे, पत्थर रख दो, 9 केजी का पत्थर रख दिया, तो इसी इंस्टेंट पे जब वो वॉल्यूम 10 लीटर का था तो आपने 10 किलोग्राम रख दिया। अब क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा सर। ये प्रेशर वॉल्यूम था ना, इसी मोमेंट पे जब 10 लीटर था उसी मोमेंट पे प्रेशर बहुत हाई हो गया। अब इसी हाई प्रेशर से धीरे धीरे कमा रहा है, क्या कमा रहा है, वॉल्यूम। प्रेशर तो वही है। मजा आया? दिस इज द एरिया वी नीड टू कंसिडर। 1 लीटर तक आ रहे थे ना, 0 तो नहीं कर रहे। बताओ इस बारी कौन सा एरिया ज्यादा है ना। तो रिवर्सिबल के केस में आप कंप्रेशन एक्सपेंशन करो, पाथ रिट्रीव होता है, यहां रिट्रीव नहीं होता, जा ऐसे रहा है नीचे आके और आते समय ऊपर जाके ऐसे आ रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको लिखना जरूरी है किस केस में किसका वर्क डन ज्यादा होगा। तो यहां लिख लोगे वर्क मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन
in case of irreversible compression will be more as compared to reversible compression. यहां तक सबको समझ में आया बेटा? बोलो। तो आज का क्लास बस यहीं तक रखूंगा और कल डिस्कस करेंगे इसके आगे का पोर्शन, यानी वर्क कल सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। वर्क डन सीखेंगे, रिवर्सिबल का कैसे निकालना है, आई मीन फॉर्मूले से कैसे पहुंचेंगे, डेरिवेशन करेंगे, कल क्वेश्चन करेंगे। खुद से सोचना तू, ठीक है।